नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं नायला कादरी बलोच, जो बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आपका स्वागत है। एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, शायद साल भर बाद, और इस बार क्या उम्मीदें लेकर आई हैं आप? थैंक यू, धन्यवाद त्रिपाठी जी। उम्मीदें हमें सबसे ज़्यादा जो भारत की जनता से हैं, भारतवादियों से, भारतवासियों से, वो ये है कि बलूचिस्तान जल रहा है। बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, बलूचिस्तान में नस्लकुशी हो रही है, और उस आग को बुझाने के लिए हम भारत की तरफ देख रहे हैं। दुनिया में दूसरे मुल्कों से भी हम बात कर रहे हैं, और अभी यूरोप का एक पूरा हम कोई 7 कंट्रीज़ का ट्रिप करके आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम, जिसमें लॉबी का काम किया, लोगों से मिले, अपने बलूचों से भी मिले जो वहाँ पर डायस्पोरा है, और वहाँ पर जो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन हैं, स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी हमने जाके प्रेजेंटेशन दी। तो वो सारा काम करके फिर थोड़ा जब थक जाते हैं तो भारत याद आता है, क्योंकि बलूचिस्तान तो जा नहीं सकते अभी। तो भारत आने से ऐसे लगता है, वो कहते हैं माँ और मासी एक सी खुशबू आती है, तो भारत से भी खुशबू आती है बलूचिस्तान की। और फिर वो जो हमारा हिंगलाज नानी का रिश्ता है, उसके लिए जब हम यहाँ आते हैं तो वो एक तरह से हिंगलाज नानी का आशीर्वाद लेकर आते हैं भारत के लिए। और भारत में जो जैसे फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ हैं, वो लोग हैं जिनके पुरखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी, तो वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब हम आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो एक पावर मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, ऐसे जैसे रीजनरेट होने के लिए भारत आते हैं। और जो प्यार मिलता है, जो मान सम्मान भारत में मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो भारत इसलिए आते हैं कि अपना दुख शेयर करते हैं, अपना दुख बटाने आते हैं। उम्मीद भी मिलती है कि नहीं? उम्मीद भारत के लोगों से बहुत उम्मीद मिलती है, और इस उम्मीद को जगाने में जो भारत, मुझे कहा जाता है आप बार बार जाती हैं, अभी तक भारत की सरकार ने तो बलूचों के लिए कुछ नहीं किया, तो आप जाती हैं। मैंने कहा एक भारत सरकार है और एक भारत है, हम भारत जाते हैं। भारत की जो मिट्टी है, जो भारत की जनता है, जो भारत की सभ्यता है, जो भारत का कल्चर है, वो हमको जो ताकत देता है, जो उम्मीद देता है कि हम जुड़े हैं, क्योंकि हम जिएंगे भी तो इकट्ठे जिएंगे। और आज जो बलूचिस्तान टेररिज्म के ख़िलाफ़, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ जो इंतहा पसंदी है, मजहबी धर्म के नाम पे जो लोगों को मारना काटना, ये जंग आज तो बलूच लड़ रहा है अकेला, सिंधु देश लड़ रहा है अकेला, पश्तून लड़ रहा है बेचारा वो अकेला, अफ़गानिस्तान में आपने हालत देखी जो हुई है। तो ये सारा दंगा जो मचाया है जिस पाकिस्तान ने, जिस दिन हम ये जंग अगर ना जीत सके, तो ये जब गज़वा-ए हिंद आपकी तरफ आएगा, तो हमें मार के उन्हें सिर्फ धन मिलता है। हमारा सोना लूटते हैं, हमारा ऑयल गैस लूटते हैं, हमारे दिल जिगर गुर्दे निकाल के बेचते हैं, तो उनको दुनिया का धन मिलता है। और उनका जो कॉन्सेप्ट है गलत धर्म का, आपको मार के तो फिर उनको आखिरत भी मिल जाएगी। आपकी एक शिकायत है कि भारत की सरकार से आपको मदद नहीं मिलती। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की सरकार ही बलूचिस्तान में बलूचियों को मदद करती है। इसको कैसे देखती हैं? ये दुख होता है कि हम एक तो अकेले लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं है, और जो कुछ हम करते हैं उसका क्रेडिट भारत को मिल जाता है बगैर कुछ किए। अभी हम यूरोप में थे, तो वहाँ पर अब हमें पता है कि सब लोग
मजदूरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, सब कंट्रीब्यूट, जो कॉफ़ी बेचता है या बच्ची है बेचती है वो भी 10-10 रुपए सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम एक अपना ट्रिप बनाते हैं किस तरह से, और हम एक काम करते हैं, और लेकिन उसकी जो धूम मचती है, हाँ तुम लोगों पे तो इंडिया डॉलर्स की बारिश कर रहा है। हमने कहा इंडिया को ज़रूरत नहीं है हम पे डॉलर्स की बारिश के, हम खुद अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। इंडिया सिर्फ हमारे लिए बोले तो सही, इंडिया हमारे लिए यूनाइटेड नेशंस में तो हमारे साथ खड़ा हो, इंटरनेशनल फोरम्स पे। एंगल ये है उनका कि जैसे भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 का और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उसी तरह से शायद भारत कोशिश कर रहा है, ये उनका आरोप है कि बलूचिस्तान को भी आज़ाद करा रही, ये उनका आरोप है पाकिस्तानियों का। तो इसको कैसे आप देखते हैं, क्या इसको दूसरी तरह से फ्रेम करें, क्या आप दूसरा बांग्लादेश जो है उसको जन्म लेते हुए देखना चाहते, आपको दिख रहा है? बलूचिस्तान की बात करें तो देखें, बलूचिस्तान तो एक आज़ाद मुल्क था और होगा, हम अपनी आज़ादी लेंगे, वापस लेंगे, और चाहे उसमें हमें 100 साल लगे, चाहे उसमें हमें 1000 साल लगे, बलूच अपना वतन, अपना मुल्क वापस लेगा। ये हमने लिख दिया है, हमने अपना फैसला लिख दिया है कि हम अपनी आज़ादी लेंगे। हम किसी की गुलामी में नहीं रह सकते, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो किसी इज़्म के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया हिस्ट्री में। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, फिर वो पाकिस्तान बना, फिर वो अलग से एक मुल्क बना। अब हम बांग्लादेश और बलूचिस्तान को मिरर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल दो अलग फैक्ट्स हैं जो हमारी बेस है। यानी आप देखिए, बलूचिस्तान एक बिल्कुल प्लूरलिस्ट सेकुलर सोच वाला मुल्क है, और हमारे यहाँ मेजॉरिटी मुसलमान हैं, पर हमारे यहाँ जो हिंदू बलूच हैं वो उसी एहतराम से, उसी इज़्ज़त से, उसी मान सम्मान से रहते हैं, और बलूचिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहाँ हिंदू बलूच रहते हैं उनकी जो परंपराएं हैं या उनका जो कल्चर है, उसका, उनके रिलीजन का एक रिस्पेक्ट है वहाँ पर, और एक प्यार है एक दूसरे से। यानी गांव में अगर कोई खुशी या गम का वक्त हो तो जो हिंदू बलोच हैं उनके पास सबसे ज़्यादा जो है वो गंदम, चावल, चीनी, ये सब चीज़ें वो सबसे पहले प्रोवाइड कर लेते हैं। और अगर कहीं शादी होती है तो वो खुद आकर जो वेजिटेरियन फूड है, अपनी शाकाहारी फूड है, वो खुद बनाते हैं। यानी अगर शादी का कोई त्यौहार है तो वहाँ दोनों तरह के खाने एक साथ बन रहे होते हैं। और जो गाय है, जहाँ मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहाँ ना गाय का काय कटती है, ना गाय बिकती है। और ये जो हमारा जो सिस्टम है टाउन प्लानिंग का, उसमें हमेशा सेंटर जो होता है वो हिंदू होता है, जिसको बाज़ार या शहर कहते हैं, और वो एक गेटेड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दिन के वक्त खुलता है, उसके दोनों तरफ शॉप्स हैं जहाँ पे बिजनेस होता है, और शाम को वो बंद हो जाता है। उसी के आसपास वो रहते हैं साथ ही, यानी बैक साइड पे। और उसके चारों तरफ जो मुस्लिम मेजॉरिटी है बलूचों की, वो अपने घर बनाते हैं ताकि अगर कोई वहाँ तक पहुँचे तो इनसे फिल्टर होके पहुँचे। ये कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अपने हिंदू बलोच को आस-पास के जो गज़बों के शौकीन कौमें रहती हैं हमारे, उनसे बचाने के लिए आज नहीं हज़ारों साल से आपको डेरा बुक्टी में भी यही मिलेगा, आपको मस्तुंग में भी यही मिलेगा, आपको बेला में भी यही मिलेगा, एक ही तरह का कल्चर। तो ये कल्चर के होते हुए हमारे यहाँ कभी रॉइट्स नहीं होते, बलवे दंगे धर्म के नाम पे नहीं होते। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि बलूचिस्तान को बांग्लादेश से आप मिरर नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश वो एरिया था इंडिया का जिसको
अंग्रेज ने सबसे पहले धर्म के नाम पर तकसीम किया। 1905 का जो विभाजन हुआ था, इलेक्शन हुआ था। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जो संघर्ष है आपका, आज़ादी अब ऐसे ही तो नहीं मिलेगी, तो जो संघर्ष है आपका, जो आपके बच्चे वहाँ पर लड़ रहे हैं, जिन्हें मारा जा रहा है, संघर्ष में जो ख़त्म हो रहे हैं, जो खून खराबा हो रहा है, आपके हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, वो किस ओर ले जाएगा आपकी कम्युनिटी को, आपके देश को, जिस देश को आप पाना चाहती हैं? बहुत दुख है, पर हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं गया। यानी जिस तरीके से बलूचों का जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरीके से बलूचों पर हर रोज़ आप न्यूज़ खोलने से पहले एक दफ़ा आप कांप जाते हैं कि आज क्या मिलेगा पढ़ने को, आज किसको उठा लिया, आज किसकी लाश गिरी, आज कहाँ हमला हुआ, आज किसका घर जला, आज कौन सा गांव जला। हर सुबह एक तकलीफ से होती है, हर रात एक गम से होती है। तो इसमें हम और कहीं जा नहीं सकते आज़ादी के अलावा। आज़ादी वो सलूशन है, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कई कोशिशें होने के बावजूद भी हम मिल नहीं सके। हम इस चीज़ की, हमारे बड़ों ने ट्राई भी की कि चलो जो हो गया गुजारा कर लेते हैं, पर ये ऐसा है जैसे हमारी एक्सप्लॉयटेशन, हमारे ख़त्म होने में उनकी ज़िंदगी है। वो जी रहे हैं सिर्फ हमें ख़त्म करके, वो उसमें नहीं जी रहे कि एक इंक्लूसिव पॉलिसी हो, एक अमन की पॉलिसी हो, सब मिलजुल के जिए। उनका माइंडसेट नहीं है। वो पैदा ही इस तरह से हुए हैं, वो इस तरह से हुए हैं कि वो मिलकर रहना चाहते ही नहीं है। और हाँ। बलूचिस्तान के लोगों की कल्चर एंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि आपने अलग होने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मिलाने की बहुत कोशिश की, फिजिकली तो मिल गए हैं लेकिन मन नहीं मिले। आप अलग होना चाहते हैं। आपने कई साल, 50-60 साल आपने कोशिश की, उसके बाद ये चाइना भी इस एरिया में आ गया, सीपेक का मसला हो गया, तो ये समस्या तो और जटिल हो गई। क्या आपको नहीं लगता आज़ादी थोड़ी और दूर हो गई? चाइना जैसा जायंट आ गया। कोई जायंट नहीं होता, बड़ी बड़ी एम्पायर्स ख़त्म हो गई। चाइना कोई ऐसा जायंट है भी नहीं। और ये सारी जो सीपैक है या BRI है, ब्री का जो प्रोजेक्ट है, उसे कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि जहाँ से ये गुज़र रहे हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में, जो इनका वो कहते हैं क्राउन का, जो क्राउन ऑफ सीपैक है या क्राउन ऑफ ब्री है, ग्वादर पोर्ट है, जिस तरह से ये आए मारते धाड़ते पाकिस्तानी फ़ौज को साथ लेकर, और लोगों के घर बुलडोज करने और उठाना, जिसने आवाज़ उठाई उसको उठा लो, लाश गिरा दो। तो जो खून खराबे के साथ ये आए, तो वो प्रोजेक्ट पहले दिन से बलोच के लिए एक डेथ सेंटेंस के तौर पे आया, बलोच के लिए एक पॉइजन के तौर पर आया। बलोच ने देखा कि ये प्रोजेक्ट के साथ ही हम पर जो अत्याचार हो रही थी, जो हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे थे, वो जेनोसाइड में बदल गए। रोजी रोटी का भी मछुआरों का अब ये पता चला कि बड़े बड़े ट्रॉल्स आ रहे हैं। और जी, वो तो कहते हैं कि वो बलूची में कहते हैं सुरीत तो वरीत। अच्छा। जो चीज़ हिलती है बस वो उसको खाने के लिए उठा लेते हैं। तो हमारे जो समंदर है, जो बलोच सी है हिंद सागर में, उसमें जो ट्रॉलर्स हैं इनके, उसमें वो इलीगल है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन ट्रॉलर्स को बलूच सी में आकर फिशिंग की इजाज़त नहीं है, मगर पाकिस्तान उनसे ब्राइब लेते हैं और उनको खुली छुट्टी दी हुई है। फिर नॉर्म्स हैं। बलोच 4 महीने में फिशिंग बिल्कुल नहीं करता। जिस महीने में रे ना आता हो, जिस महीने में रे आता है, सिर्फ उस महीने में बलोच फिशिंग करता है। रे आता मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अच्छा। मई ऑनवर्ड्स शुरू हो जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने जिसमें रे नहीं है। अच्छा। इसमें मछलियों के बच्चे, अंडे, ये सीजन है। अच्छा। इस सीजन में शिकार नहीं करते। अच्छा। उसके
ये जो आते हैं वो ये नहीं देखते कि इनकी नस्ल को जिंदा रहने का हक है। वो ये उनके पास जो वो टेक्नोलॉजी है, वो जो रेत ज़मीन के समंदर की तह में जो जीव छुपे हुए हैं वो उन्हें भी निकाल के ले जा रहे हैं। और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी ग्रीन टर्टल जो है उसे लिविंग डायनासोर कहते हैं, और वो बलोच सी में होता है। उसको जो है किसी चीज़ को नहीं छोड़ रहे। डॉल्फिन्स हैं, वेल हैं, शार्क हैं। तो ये एक हमारा इंसानों का जेनोसाइड और हमारी जो मैरीन लाइफ है उसका भी जेनोसाइड कर रहे हैं। आपका संघर्ष जारी है सालों से, 70 साल हो गए, लेकिन आपको मदद कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा होगा उनके खिलाफ खड़े होने में। आपके लड़के वो भी गोलियां चलाते हैं, वो भी लड़ते हैं, तो लड़ने के लिए तो कहीं से मदद आती होगी। अगर हमें मदद आती तो ये हमें कभी ऑक्यूपाइड रख नहीं सकते थे। ये जो इतने साल लग गए, 74 साल, सिर्फ इसलिए कि हम अकेले लड़ रहे हैं, अपने रिसोर्सेज पे लड़ रहे हैं। अगर बलोच को मदद हो तो बलोच इनको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर पूरे बलूचिस्तान से खदेड़ देगा। भारत से कहाँ चूक हो गई आपको लगता है? आप भारत आती जाती रहती हैं, तो आपकी मन में कोई टीस है भारत को लेकर के? एक बहुत हैं, गिनवाना शुरू करें बिल्कुल तो आप ना दुखी हो जाएं। शुरू दिन से, यानी हमारा और भारत का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता रहा है। जो बलोच इस वक्त मॉडर्न जो बलोच पॉलिटिकल स्ट्रगल है, यानी इससे पहले जो बलोच लड़ते रहे वो हमारा एक ट्राइबल सेटअप था और ट्राइबल आर्मीज थी, वो लड़ती रही हैं और बलूचिस्तान को आज़ाद रखा है। लेकिन जो हमारा मॉडर्न ये आज का सिस्टम है, इसमें हमारे बहुत से बलोच लीडर्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में इंडिया में पढ़ते रहे हैं, मीर गौस बख्श बिजन जो हैं, और जो है जो ये रिश्ता था, फिर यहाँ के बहुत सारे लोग, हसन नासिर, सैयद सज्जाद ज़हीर, ये इंडिया के जो लीडर्स थे, इन्होंने जाकर बलूचिस्तान में और पश्तूनख्वा में, सिंधु देश में, इन्होंने बहुत जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको उठाने की कोशिश की और वो सब। लेकिन 47 में जब जिन्ना ने मैसेज भेजने शुरू किए कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, तब हमारी लीडरशिप इंडिया आई, आपके प्राइम मिनिस्टर से मिली और उन्होंने उनको बताया कि हमारे जो पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया है ये बिल कि हम पाकिस्तान में शामिल हों, तो हम नहीं होना चाहते, हमारी पार्लियामेंट का ये फैसला है। पर पाकिस्तान फौजी हमले की तैयारी कर रहा है, आप इस मसले को यूएन में उठाएं। आप इस मसले पर अगर आवाज़ उठाएंगे तो पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा आगे बढ़ने की। पर उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार की और कहा हम कुछ नहीं कर सकते, और वही हुआ। फरवरी में मीर गौस बख्श बिजन जो इंडिया आए मिलने के लिए, वापस गए मायूस, और मार्च 27 को पाकिस्तान ने हमला किया और बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई किया उस दिन। और उसके बाद जब 71 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग हो रही थी, तो बलोच लीडरशिप थी, नवाब अकबर खान बुगटी, वो आकर शेख मुजीबुर रहमान से मिले। सिंधु देश के जो लीडर थे साईं जीएम सैयद, वो आकर मिले, और इनका ये डिसीजन था कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते और हम भी इस अलग होना चाहते हैं, इन्होंने हमसे झूठ बोले या जो कुछ किया। तो उस वक्त भारत की फौजें लाहौर पहुंच गई थी, बांग्लादेश तो उनसे गया, इनसे सिंधु देश और बलूचिस्तान भी जा रहा था, तो पाकिस्तान में क्या बच जाता। पर आपकी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर ने कहा एनफ। जो जंग आपने बांग्लादेश में आपकी फौज ने जीती, वो आप लोगों ने किस तरह का शिमला मुआहिदा किया, उस पर तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। और फिर जो उससे बड़ा दुख हमें दिया कि जो वॉर क्रिमिनल्स थे, जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने 5 लाख बंगाली महिलाओं का बलात्कार किया, जिन्होंने 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया, उनको हार पहनाकर भेज दिया, जो जंगी कैदी थे।
भाई आप उन्हें क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करते, जंगी ट्रायल होता, वो वॉर क्रिमिनल्स थे, छोड़ दिया और उनको पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे अनलिश कर दिया। तो वो जो हमें दुख दिया वो अपनी जगह। आपका कहना है कि 1971 में भारत के पास एक मौका था कि आपको सपोर्ट करके ये भी छुड़वा सकते थे। दूसरा मौका था, वो भी नहीं किया। और अब जो मौका है, हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2016 में 14 में मोदी सरकार आई, 2016 में उन्होंने लाल किले से आपके देश का नाम लिया, बलूचिस्तान का, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो टीस क्या है आप, क्योंकि उसके बाद तो कुछ सुना ही नहीं पड़ता फिर तो। देखिए, वो जब उन्होंने नाम लिया था उससे 2-3 महीने पहले मैं आई थी और उस वक्त मीडिया में बहुत बलूचिस्तान के बारे में बात हुई, इंटरव्यूज हुए, आपने भी इंटरव्यू किया था। तो उसके बाद जब लाल किले में ये बात हुई तो बहुत ज्यादा बलूचों की उम्मीदें बढ़ गई कि अब हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि मोदी जी का एक अपना एक परसोना है कि वो जो कहते हैं उस पर लोग यकीन करते हैं। तो मोदी जी के कहने से की वजह से उम्मीदें बहुत बढ़ गई। पर आपने देखा कि उसके बाद हुआ भी कुछ नहीं, बल्कि उसके बाद फौरन बाद पाकिस्तान फौज ने कलात में काली का मंदिर जाकर तोड़ दिया। और सिर्फ मंदिर नहीं तोड़ा, उसके बाद बलूचों पर जो अत्याचार हो रही थी वो और ज्यादा हो गई और ये कह के मारा कि बुलाओ मोदी को तुम्हें बचाए। तो मोदी का तो नाम लेना, बलूचिस्तान का नाम लेना ही भारी पड़ गया आप लोगों के ऊपर। भारी पड़ गया, पर हमें उसकी परवाह नहीं है। दुख इस चीज का है कि उस पर किया क्या। आप देखें, यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई बलूचिस्तान पर होने वाले जेनोसाइड पर, जो यूनाइटेड नेशंस की अपने डेफिनेशन के मुताबिक उनके जो सारे इंडिकेटर हैं जेनोसाइड के, वो बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं, अगर उस पर भारत सरकार, बांग्लादेश की सरकार और दुनिया की जितने देश हैं वो अगर इस पर बात करते हैं तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, उसमें तो कोई वायलेशन नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम पर कब्जा हुआ, आप नहीं कहना चाहते मत कहें, मगर आप जेनोसाइड को तो पर तो बात कर सकते हैं। तो आप यूएन में आवाज उठाने के लिए तो आप हिंदुस्तान आई हैं, भारत आई हैं, तो आपने कम से कम बात तो की होगी ना, कम से कम यूएन में आकर सपोर्ट करो, हमारा क्वेश्चन उठाओ, हमसे जुड़े वो तो हम कर रहे हैं। हाँ। हम यूएन में खुद भी जाते हैं। हाँ। और साल में 3 बार जाते हैं। वहाँ पर जितने फोरम्स हैं बलूच एक्टिविस्ट, वहाँ पर अंदर भी बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं। आप यहाँ हिंदुस्तान आई हैं तो बहुत सारे लोगों से आप मुलाकात आपने की होगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं आरएसएस यहाँ एक प्रमुख संगठन है और उसी के लोग, बहुत सारे लोग सरकार में भी हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी भी सरकार में है, बीजेपी। आपकी कभी आज नहीं, कभी भी किसी आरएसएस के नेता से, बड़े नेता से इस बारे में कोई मुलाकात हुई हो, कोई बात हुई, चर्चा हुई हो? मेरी तो देखिए, हम उसमें ये नहीं देखते कि कौन सा संगठन है, कौन सी पार्टी है, कौन सा ग्रुप है। हम हिंदुस्तान की सभी पार्टियों से, सभी ग्रुप से, सभी लोगों से, जिनसे भी हम मिले हैं और जिनसे अभी नहीं मिले, मिलना चाहते हैं, और दोस्त आएंगे वो मिलेंगे, रखा सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि रखा नहीं गया या बात डिस्कशंस नहीं हुए, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आती हैं, जैसे लोगों के जहन में आता है, अच्छा एक मुस्लिम देश है, तोड़ लिया 4 बन जाएंगे, बांग्लादेश बना के क्या मिल गया, वहाँ भी राइट्स हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान बनाएंगे तो भी मारेंगे। इस तरह की जो मिथ्स हैं या इल्यूजन्स हैं या खौफ हैं, वो जेन्युइन हैं, हो सकते हैं। बलूचिस्तान को लेकर ये कई बार ये कहा जाता है कि आपने उसको मदद भी कर दी तो होगा तो वो मुस्लिम देश, तो बांग्लादेश, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, मतलब वो उनका, लोग कहते हैं कि एक और मुस्लिम देश हो जाएगा तो भारत को क्या लाभ है? बात यह है कि मुस्लिम देश हो या सेकुलर देश हो,
भारत को बांग्लादेश बनने का जितना फायदा हुआ है उसको कैलकुलेट करें। आप ये देखिए कि पाकिस्तान जिस वक्त बनाया गया, आपके लेफ्ट में और आपके राइट में दोनों तरफ आपका दुश्मन बैठा हुआ था। आज जो सी पैक आपके लेफ्ट में है, ईस्ट में है, ये सी पैक आप वेस्ट में है, ये सी पैक आपके ईस्ट में भी होता। जहां दुनिया में भारत खड़ा होता है किसी मसले पर, बांग्लादेश उसके साथ खड़ा होता है। आज तक किसी इंटरनेशनल फोरम में बांग्लादेश भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। बलूचिस्तान एक देश था, यानी हम कोई नई बात नहीं कर रहे, और तब बलूचिस्तान और भारत अच्छे से रहते रहे। अभिन्न अंग होते, एक दूसरे के दोस्त होते, और उसके बाद यूएन में या कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पर एक दूसरे के साथ खड़े और देखें, भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में जाना हो, हम आपके साथ हैं। भारत हमारा फेवरेट कंट्री होगा। आज साथ जुड़ेंगे तो, नहीं तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान जो इस वक्त जंग लड़ रहा है, कोई ऐसी जगह जहां हिंदू प्यार से जी रहा है वो बलूचिस्तान। हिंदू तो हिंदुस्तान में भी प्यार से, इज्जत से नहीं जी पा रहा। बलूचिस्तान में जो हिंदू इज्जत और प्यार से जी रहे हैं, ये वो आखिरी जगह है। जिस दिन हम हार गए उस दिन आपकी सारी तहजीब हार जाएगी। नायला जी, आप ईटीवी भारत के दफ्तर आए, हमारे साथ आपने वक्त दिया अपना कीमती, और ये हम इंटरव्यू कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।